हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो अध्यापक में। आज हम क्या करने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ जो स्टूडेंट्स को लगती है वो है मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे PT2 का क्लास 6 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो 40 मार्क्स का होगा ये, और इसमें मैंने जो चैप्टर्स यूज़ किए हैं वो है चैप्टर 6, 7 और 8। अब क्योंकि आपके मैथ्स की बुक मार्केट में लेट आई थी और आप लोगों को लेट मिली है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में ये चैप्टर 6, 7, 8 ना करवाए गए हों अभी तक टीचर्स चैप्टर 4 या 5 पर हों। तो अगर ऐसा होता है और आपका PT2 चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 5 के बीच में से आता है, तो आप क्या कीजिए, मैंने जो हाफ ईयरली का पेपर बनाया है उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि उसको मैंने बनाने के लिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। तो इस पेपर में मैंने 6, 7, 8 यूज़ किए हैं, और पिछला जो हाफ ईयरली का पेपर था उसमें 1 से लेके 5 तक यूज़ किए हैं। तो इनमें से आप जो भी आपका चैप्टर हो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। मैथमेटिक्स क्लास 6। सबसे पहले आपको कुछ MCQs मिलेंगे, आइए इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? वो चीज़, वो नंबर जो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता है, यानी कि 3 के टेबल में भी हो और 5 के टेबल में भी हो। जैसे 10 जो है वो 5 के टेबल में होता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं होता। तो यही आंसर हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा इनमें से नंबर है जो कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 42। फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो दिए हुए नंबर, जैसे यहाँ दिया हुआ नंबर है 42, उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो क्या 42 को डिवाइड कर देगा? 4 के टेबल में 42 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 42 नहीं आता, 12 के टेबल में 12 3 36, 12 4 48 नहीं आता। तो 21 ही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 42 बन जाएगा। तो 21 फैक्टर है 42 का। थर्ड है a number for which the sum of all its factors is equal to the twice the number is called a dash। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई एक नंबर आपने सपोज कर लो ले लिया 4। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। ये 3 फैक्टर्स होंगे। अब इन तीनों को आप प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7। तो ये नंबर जो आपने ऐड करके बनाया है, अगर ये दिए हुए नंबर का डबल है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ तो नहीं है ना, ये नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो ये क्या 4 परफेक्ट नंबर है? नहीं, 4 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स का सम इसका डबल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो चीज होती है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। अब चाहे वो साइड 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि जितनी भी साइड्स हैं वो सारी बराबर होनी चाहिए, और जितने भी एंगल्स हैं वो सारे बराबर होने चाहिए। अब रेक्टेंगल की सारी साइड्स बराबर तो होती नहीं है, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है लेकिन उसके सारे एंगल्स बराबर नहीं होते। ट्राइंगल, ट्राइंगल एक खास किस्म का ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा होता तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल लिखा है तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारी साइड्स बराबर होती है, सारे एंगल्स बराबर। फिफ्थ है द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है इस तरीके से, तो इसके अंदर ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड इट्स एरिया। सिक्स्थ है द यूनिट ऑफ एरिया। एरिया निकालने का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या नन ऑफ दीज। तो इसका एरिया किस में निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलता है ना, सॉरी स्क्वायर में निकलता है ना, इस तरह से हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वायर सेंटीमीटर। सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक फ्रैक्शन होती है। तो दिस इज कॉल्ड, इस तरह से जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ ए है, वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। एट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एन आना चाहिए यहाँ पे। इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है, तो जब आप इस फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 1 3 और 3 2 6। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब आप इसको वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करोगे, कम काटोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6। तो ये वापस अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही आ जाएगा। तो इन चारों में से कोई एक है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो जैसे यहाँ 1/2 है,
1/2 को 4 से करोगे तो वो 4/8 बन जाएगा, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 को अगर आप 3 से करोगे तो 3/6 हो जाएगा, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होना चाहिए 7 1 7 और 7 2 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि 15 है तो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पर 2 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन 6 दिए हैं लेकिन आपको करने कोई 5 है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड एनी थ्री नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। तो मल्टीपल्स ऑफ 25 क्या होगा, 25 का टेबल पढ़ लो, 25 1 ज़ा 25, फिर उसके बाद 25 2 ज़ा 50, फिर उसके बाद 25 3 ज़ा 75, फिर उसके बाद 25 4 ज़ा 100, और फिर उसके बाद आ जाएगा 25 5 ज़ा 125। अब इनमें से हमें वो चुनने हैं जो ये सभी 25 के जो है मल्टीपल है, लेकिन हमें वो चुनने हैं जो 50 के मल्टीपल ना हो। तो 50 के टेबल में ये वाला नंबर आएगा और 50 के टेबल में ये वाला नंबर आएगा, तो इन दोनों को हटा दो तो पीछे क्या बचा, 25 75 और 125। तो वो तीन नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे कि 25 75 और 125 वो तीन नंबर है जो 25 के मल्टीपल है लेकिन 50 के मल्टीपल नहीं है। 10th क्वेश्चन, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10 3/10 और 4/5। अब देखो लाइन ड्रॉ करने के लिए या नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इन सब के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो ये तो 1/10 है, ये भी 3/10 है। इसको अगर आप देखोगे ये 4/5 है, तो इसको आप 10 बनाने की कोशिश करो। तो 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे कैसे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएंगे। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 8। तो आप अगर 8/10 को शो करोगे तो वो 4/5 के ही बराबर होगा, क्योंकि जब आप इसको काटोगे काटोगे इन द सेंस सिंप्लीफाई करोगे तो वापस ये 4/5 ही बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है 0 और यहाँ पर लिखना है 1, या आप इसको 10/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10/10 1 हो जाएगा, करेक्ट, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसमें 10 पार्ट्स इसके इस तरह से डिवाइड कर देना। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, 1/10 करना है, तो ये रहा 1/10। उसके बाद 3/10 करना है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, हाँ तो ये आ गया। तो अब आप इसको 8/10 लिखो या 4/5 लिखो, दे आर वन इन द सेम थिंग। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने सेम किया था डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो है 15। तो 15 का टेबल इस तरीके से करो, 15 1 ज़र 15, तो वो तो 10 के टेबल में आता नहीं है। फिर 15 2 ज़र कितने होते हैं, 30, है ना। अब 10 के टेबल में भी 30 आता है और 5 के टेबल में भी 30 आता है, तो हम इन सबको जो है 30 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम लिखें 7/10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 30 बन जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21/30। इसी तरह से आप जो है 15 वाले को करोगे, तो 15 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 2 से ही ऊपर करना पड़ेगा, 2 से ही नीचे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 11 2 22 और 15 2 30। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद 5 वाले को करना है, तो 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 6 12 और 5 6 30। अब आप देखो आपके पास जो तीनों फ्रैक्शंस हैं वो तीनों उन सब में डिनोमिनेटर है 30। अब जो नंबर छोटा वो नंबर छोटा, यानी कि 12/30 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो 21/30 है ये इससे छोटा है। तो अब आपको जब असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे 2/5, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह से लिखना ऐसे, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे अभी मेरा पेन इस तरह से चल रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर पूरा ऐसे लिख के इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। उसके बाद 2/5 लिखने के बाद आप लिखेंगे 21/30 वाला। तो 21/30 क्या है, ये है 7/10। तो फिर आप लिखेंगे 7/10 और सबसे एंड में आप लिखेंगे 11/15। तो ये हो गया आपका
असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे। 12th क्वेश्चन, फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955। मतलब आपको 3 प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1955। इस तरह से बनेगा ये नंबर, और ये तीनों प्राइम नंबर जो हैं वो 30 से छोटे हैं। मतलब ये 2 से लेके और 29 के बीच तक के नंबर्स हो सकते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 से लेके और 29 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29। तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक चीज तो क्लियर है क्योंकि इसके वंस डिजिट में 5 है। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के एंड में 5 या 0 हो तो वो 5 से पक्का डिवाइड होगा। तो आप इस तरीके से इसको निकाल लो। आप यहाँ लिख लो 1955। तो आप क्या करोगे, पहले इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 391। तो 391 जो है वो 17 से डिवाइड होगा, और आपके डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर इन द सेंस आपकी जो डिनोमिनेटर की बजाय रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो 23 बचेगा। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए आप इसको 23 से डिवाइड करोगे। तो वो 3 नंबर जो आपको ढूंढने थे वो हैं, एक तो 5, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 17 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 23 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1955। 13th क्वेश्चन है, what is the cost of tilling a rectangular plot of land 500-meter long and 200-meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? तो इस तरह से आपके पास एक प्लॉट है, इसकी लेंथ है 500 और इसकी विड्थ जो है वो है 200। तो ये 500 मीटर ऐसे आ गई इसकी, और 200 मीटर यहाँ पर आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको हमें जो है नोट इसकी टिलिंग करनी है। तो वो क्या है, 100 स्क्वायर मीटर, मतलब जैसे ये 100 स्क्वायर मीटर, सपोज करो ये 100 मीटर स्क्वायर स्क्वायर मीटर है, इसकी कॉस्ट जो है वो 8 रुपए है। तो ऐसे कितने 100 स्क्वायर मीटर होंगे वो निकाल लेंगे हम, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम टोटल एरिया को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने दे रखा है कि इतने इतने से हिस्से की जो कॉस्ट है वो 8 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 500, ब्रेड्थ कितनी है 200। तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर 5 2 जार बने 10, तो ये 10 यहाँ आ गया, और बाकी 2 जीरोज यहाँ और 2 जीरोज यहाँ, तो 4 जीरो यहाँ लग गया। तो ये आपका जो है टोटल एरिया आ गया। अब हमें ढूंढने हैं कि ऐसे 100 मीटर स्क्वायर कितने कितनी बार हैं, क्योंकि एक की कीमत कितनी है, एक की कीमत है 8 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 100 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हम लिख देंगे नंबर ऑफ 100 स्क्वायर मीटर एरियाज कितने हैं ऐसे एरियाज। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो कितने बचे 1000 ऐसे एरियाज हैं। अब एक की कीमत कितनी है 8 रुपए, तो 1000 की कीमत कितनी होगी, 8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल मनी या जो भी रेट है उसको इस तरीके से यहाँ पर हम लिख के, और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम यहाँ क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो दैट विल बी 8000 रुपीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन राइट इट लाइक दिस, रुपीज 8000। ये रुपीज का सिंबल बनाना आप स्टार्ट कर दो आप लोग। अगर आप लोग अभी सिंबल नहीं लिखते हो तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देश का एक तरीके से दिस इज समथिंग वेरी प्रेस्टिजियस। हर किसी को ये सिंबल नहीं मिला हुआ है, कुछ ही देश हैं दुनिया में जिनको मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल है जिसका टोटल पेरीमीटर जो है वो दे रखा है 55, और पूछा क्या है, उसने कहा है कि दो साइड्स में आपको दे रहा हूँ, टू साइड्स, एक तो है 20 और दूसरी है 14। तो आपको तीसरी साइड निकालनी है। तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो हम इन दोनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये तीसरी साइड आ जाएगी हमारे पास। तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 20 और 14 कितने हो गए 34। तो 55 में से जब आप 34 माइनस करोगे तो वो आएगा 21। तो तीसरी साइड आपकी 21 हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे वो, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज 55 सेंटीमीटर,
सम ऑफ टू साइड्स, इन दोनों साइड्स का सम कितना हो गया 20 + 14 34 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर में से हमने माइनस कर दिया बाकी के दोनों साइड्स, तो 21 आ गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। इसमें आपको 3 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, फिल द ग्रिड विद प्राइम नंबर्स ओनली सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो ऑफ द इज द नंबर टू द राइट ऑफ द रो एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो कॉलम। क्या कहना चाहता है ये, कि यहाँ पर आपको इन बॉक्सेस में सिर्फ प्राइम नंबर्स भरने हैं, इस तरह से कि जब आप इन तीनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर बने 343, यहाँ बने 660, यहाँ बने 44। जब आप ऊपर से नीचे इस तरह से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 231, 154 और 28 बनना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स ले लिए। ओके, तो पहले आप ये देखो 28, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने 28 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 28 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है, 7 × 4, 7 4 = 28 होता है। तो 7 तो प्राइम नंबर है, तो आप 7 यहाँ लिख दो। अब पीछे बचा 4, तो मैं 4 यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे और 2 लिखूंगा यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाएगा, 7 4 = 28, और ये तीनों प्राइम नंबर है, करेक्ट है। इसी तरह ये जो 343 है, ध्यान रखना ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक नंबर है। क्यूबिक नंबर क्या होता है, जब 7 को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर बनता है 343। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आएगा। 7 × 7 × 7 = 340। इस वाले को देख लेते हैं, ये छोटा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ये 44 है, 44 कैसे बनता है, 11 × 4, है ना। तो 4 कैसे बनेगा, 2 × 2, 2 2 = 4 बनेगा, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बनेगा। तो ये वाला रो भी पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले रो को पूरा करते हैं, इसको कॉलम को पूरा करते हैं। तो 7 2 = 14 तो हो गए यहाँ पे। 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 154 आ जाए। अगर वैसे नहीं आता तो आप क्या करो, 154 को डिवाइड कर लो। 154 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 14 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। वैसे 11 आएगा यहाँ पे। तो आप जब यहाँ 11 लिखोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके, ठीक है। तो ये 154 बन गया। अब आपको बनाना है इस तरह से, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है। तो जैसे ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 66 है। तो इसको कैसे करेंगे हम, हमारे पास 66 बनाने के लिए 11 से किसको मल्टीप्लाई करें, 11 6 × 66, करेक्ट। अब 2 यहाँ पर है, तो 6 बनाने के लिए 2 3 6 होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन 66 बनेगा। आई थिंक ये जीरो गलती से इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो दिस शुड बी द करेक्ट, आई थिंक इट शुड बी द करेक्ट आंसर। उसी के साथ इसमें एक और पोर्शन भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। और को क्या है, फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन व्हेन 980 इज डिवाइडेड बाय 10 5 और 2। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए, अगर किसी के भी एंड में जीरो है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत इजी है क्योंकि ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 है या 0 है तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो तीनों ही केस में आपके रिमाइंडर्स जो है वो 0 आएंगे। बस आपको इनको डिवाइड करके पूरी तरह से दिखाना है और बताना है कि ये रिमाइंडर जो है वो 0। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, 980 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आया 98, तो रिमाइंडर कितना रहा 0। इस तरह से आप लिखकर और तीनों के आंसर्स दे सकते हैं। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स बाय 8 यूनिट्स। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया, ये रहा रेक्टेंगल। तो इसमें आपने क्या लिया, ये 12 यूनिट्स ले लिया लेंथ इसकी, और इसकी ब्रेड्थ ले लिया आपने 8 यूनिट्स, ठीक है। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी उन्होंने, हमने यूनिट लिया इसलिए यूनिट लिख दिया। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल दैट ऑक्युपाइज एग्जैक्टली द हाफ द एरिया। तो अब इसके अंदर आपको एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो इसको टच ना करे, मतलब इस तरीके से कहीं ऐसे ड्रॉ करना है आपको। और उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया बिल्कुल आधा होना चाहिए बाहर वाले के एरिया के। तो पहले तो बाहर वाले का एरिया निकाल लो। बाहर वाले का एरिया कितना होगा, हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब है लेंथ है हमारी 12 और ब्रेथ है हमारी 8। तो 12 8 जार कितने हो गए 96। तो इसका जो एरिया है वो 96 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब 96 का आधा कर लो क्योंकि अंदर वाले का आधा होना चाहिए।
तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, 48 यूनिट स्क्वायर। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर अब जो है 48 बनता हो। उनमें से एक बन जाएगी लेंथ और दूसरी बन जाएगी ब्रेथ। तो अगर आप देखो, एक ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन अगर आप लिखो 8 6 48, तो ये बन जाएगा। अब इसमें लेंथ आप ले लो 8 और ब्रेथ आप ले लो 6। तो इस तरीके से आप जब ड्रॉ करोगे तो इसका एरिया इससे बिल्कुल आधा हो जाएगा। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो पहला है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ऐसे 36 सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसे एक स्ट्रिंग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। इससे हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। तो हमें बताना है कि इसकी साइड कितनी होगी। तो ये बना तो इसी से ही है, तो इसका पेरीमीटर और इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है, 36। तो अगर ये 36 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर भी 36 होना चाहिए। तो हमें पता है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो अगर वो 4 इंटू साइड है, वहां से हम इसकी साइड निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं आंसर। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो 36 सेंटीमीटर। तो फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब है 4 इंटू साइड इज 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो साइड किसके बराबर हो गई, 36 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब है कि जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या फर्क है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और इक्विलेटरल की तीनों साइड बराबर है। तो अगर इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड है तो इसका फॉर्मूला 3 इंटू साइड हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप आंसर लिखोगे यहाँ पे। बस आपको क्या करना है कि स्क्वायर की जगह लिखना है ट्राइंगल और 4 की जगह लिखना है 3। तो ये 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 36। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो, 3 इंटू साइड इज 36। साइड किसके बराबर होगी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह से सी पार्ट जो है उसमें हेक्सागन है, अ 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद ऑल साइड्स इक्वल। तो अब हेक्सागन है, तो जैसे यहाँ पर ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, हेक्सागन में 6 साइड्स है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला 4 इंटू साइड, यहाँ 3 इंटू साइड, तो हेक्सागन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6 इंटू साइड। तो फिर आप वहां से इस 3 की जगह 6 लिख दोगे, ट्राइंगल की जगह आप लिख दोगे हेक्सागन। तो वहां पर आपका आंसर आएगा 6 6 36, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका एरिया साइड आनी चाहिए। इस तरह से आप सी पार्ट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन आ जाए 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे 6 इंटू साइड, 36 के बराबर, साइड क्या है, ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको देकर प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। 3 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जया लिव्स 7/10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्कूल। मतलब जया का स्कूल जो है वो उसके घर से 7/10 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का 7/10 पार्ट। एवरी डे शी ट्रेवल्स ½ किलोमीटर डिस्टेंस बाय ऑटो। ऑटो से वो आधा किलोमीटर पैदल, पैदल कैसे चले गया ऑटो में, ऑटो से वो आधा किलोमीटर जाती है। आफ्टर दैट शी वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। और बाकी का जो जितना भी डिस्टेंस बचता है उसको वो पैदल। ऑन रेनी डे शी टेक्स द ऑटो फॉर फुल जर्नी। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन ऑटो जो है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल। अब इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है, हाउ फार इज जया स्कूल फ्रॉम हर होम। जया का स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो ये तो पहली लाइन में ही लिखा है, इसमें तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। ये लिखा हुआ है, जया लिव 7/10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्कूल। तो सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड है, हाउ मच डिस्टेंस डज जया वॉक डेली टू रीच हर स्कूल। आप देखो उसका डिस्टेंस कितना है, 7/10 है, और वो ऑटो से जाती है आधा किलोमीटर, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो पैदल जाती है। तो उसने पूछा है पैदल, तो हम क्या करेंगे, 7/10 जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, उसमें से ऑटो का डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो पीछे जो बचेगा वो पैदल चलने वाला डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, 7/10 में से 1/2 को माइनस कर देंगे। अब देखो ऐसे लिखने के बाद हमें इसको माइनस करना है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स को जो है डिफिकल्ट लगता है इस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना, क्योंकि पहले इनका एलसीएम लो, और हो सकता है आपके टीचर्स ने कुछ तरीका सिखाया हो एलसीएम लेके और इसको ऐसे करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से, जैसे अब तक हम सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं, कि
मैं जो है इनके डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाता है इनको माइनस करना। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि उसका डिनोमिनेटर और जो है वो 10 बन जाए। तो 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। तो इसका मतलब है मैं 1/2 की जगह 5/10 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा सिंपल सा डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख ला, और 7 में से 5 गए तो ऊपर आ गया 2, तो इसका मतलब है 2/10 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बी जो है आपका करेक्ट। थर्ड है, इफ जया वॉक्स टू एंड फ्रो एंड फ्रॉम स्कूल, हाउ मच डज शी वॉक इन टोटल। मतलब जया घर से स्कूल जा रही है और फिर स्कूल से वापस घर आ रही है, तो वो उसी डिस्टेंस को 2 बार कर रही है। तो पहले जब वो सिर्फ एक साइड जा रही है तो वो 2/10 जा रही है ना, हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है। तो जब दूसरी बार आएगी तब भी वो 2/10 ही करेगी, यानी कि इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा ये डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4/10। तो 4/10 इज योर करेक्ट। फोर्थ, ऑन रेनी डे हाउ मच डिस्टेंस डज जया ट्रेवल बाय ऑटो इन टोटल फ्रॉम टू एंड फ्रॉम। तो जब बारिश हो रही होती है तो जया जो है पैदल नहीं जाती, वो स्कूल से सीधा घर ऑटो, और ऑटो से सीधा स्कूल जो है, मतलब टोटल डिस्टेंस वो जो है ऑटो से करती है। अब एक तरफ का डिस्टेंस जो है वो है 7/10, हमने अभी ऊपर देखा टोटल डिस्टेंस। तो अगर वो दोनों तरफ कर रही है मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 7 2 जार 14/10। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्कूल इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू प्लेग्राउंड इन द शेप ऑफ स्कूल इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू प्लेग्राउंड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से मान लेते हैं हम ये, एक मैंने डायग्राम आपके लिए बना दी है। द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 30 एंड विड्थ इज 20। तो इसका मतलब है ये अंदर वाली जो इसकी लेंथ है दिस इज 30, और इसकी जो विड्थ है दैट इज 20। तो ये इसकी विड्थ मान लेते हैं 20। अ वॉकिंग ट्रैक 2 मीटर्स वाइड विल बी बिल्ट ऑल अराउंड द। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या है, 2 मीटर का इस तरीके से इन्होंने हर चारों तरफ एक वॉकिंग ट्रैक बना दिया है। अब वो इस बेस पर वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला तो ये है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड विदाउट वॉकिंग ट्रैक। मतलब सिर्फ ग्रीन वाले का पूछ रहे हैं। इसका क्या आएगा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर लो, 30 और 20 50, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100। तो इसका मतलब ये है कि इसका 100 मीटर जो है वो पेरीमीटर हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉकिंग ट्रैक ओनली पार्ट अराउंड द प्लेग्राउंड। इसका एरिया निकालना है, जो हमें ग्रे कलर का दिखना है उसका एरिया निकाल। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करो कि इस पूरे का एरिया निकाल लो। पूरे का एरिया इन द सेंस ये जो ग्रीन प्लस ग्रे दोनों का एरिया निकाल लो। तो ग्रे वाले बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला ग्रीन वाला जब आप माइनस कर दोगे, इस वाले को हटा दोगे आप पूरे को ग्रीन वाले को, तो पीछे जो बचेगा वो सिर्फ ग्रे ग्रे एरिया। अब हमें अंदर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ तो पता है, लेकिन बाहर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि दोनों साइड जो है 2 2 मीटर बढ़ा है। तो जैसे ये ग्रीन की जो लेंथ थी, ये ग्रीन लेंथ थी 30, तो इस तरफ भी बढ़ गया 2 और इस तरफ भी बढ़ गया 2। तो मतलब बाहर वाले की जो लेंथ है वो आ गई 34, और बाहर वाले की विड्थ जो है वो 22 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो ये हो जाएगा 24। तो इसका मतलब है बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी 24 और लेंथ होगी 34। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, अंदर वाला एरिया निकाल लेंगे और दोनों को कर देंगे माइनस। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये बिगर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 34 इंटू 24, यानी कि ये हो गया 816 स्क्वायर मीटर। और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 30 इंटू 20, यानी कि 600 स्क्वायर मीटर। तो फिर जब आप ये ग्रीन वाला माइनस कर दोगे तो ये बचेगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 6, ये 1 और ये 2, 216, यानी कि ये डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग वॉकिंग ट्रैक। तो वॉकिंग ट्रैक का मतलब ये हो गया पूरा एरिया निकालना। तो पूरा एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है, 816 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ है, व्हाट एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड विल बी कवर्ड विद ग्रास। ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की ग्रीन वाला एरिया होगा, तो वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, 600 स्क्वायर मीटर। तो दिस विल बी योर। उसके बाद 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ पिज्जा पार्टी अ रेक्टेंगुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट। तो इस तरह से एक पिज्जा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके जो है 12 पार्ट्स किए गए।
तो इस तरीके का एक पिज़्ज़ा है रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर पिज़्ज़ा है, 12 पीसेज में उसको डिवाइड किया है स्लाइसेस में, और 1/3 जो है उसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग है, और 1/4 पे जो है पेपरोनी की टॉपिंग है, और बाकी जो है वो प्लेन। द चिल्ड्रन एट द पार्टी हैव दीज प्रेफरेंसेस। अब क्या प्रेफरेंसेस है? अनु ए 2 चीज स्लाइसेस, अनु ने 2 चीज के स्लाइस खाए हैं, रवि ने एक पेपरोनी स्लाइस खाया है, मीरा ने एक प्लेन स्लाइस खाया और एक चीज स्लाइस खाया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और ये पहला है, हाउ मेनी स्लाइसेस हैव चीज टॉपिंग। अब चीज टॉपिंग जो है वो 1/3 स्लाइसेस पे थी। 1/3 का मतलब है टोटल, टोटल कितने थे? 12। तो 1/3 ऑफ 12 आप निकाल लोगे इस तरह से, तो कितना हो गया? दैट मीन्स 3 4 12। तो इसका मतलब है 4 जो स्लाइसेस थी वो चीज की टॉपिंग वाली। सेकेंड इज हाउ मेनी स्लाइसेस हैव पेपरोनी। पेपरोनी कितना था? पेपरोनी है 1/4। तो 1/4 ऑफ टोटल, तो 1/4 ऑफ 12 निकाल लोगे आप, तो दैट विल बी 4 3 12। तो इसका मतलब ये है कि 3 स्लाइसेस जो है वो पेपरोनी की होंगी। वट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट आफ्टर अनु, रवि एंड मीरा एट देयर स्लाइसेस। तो अनु, रवि और मीरा ने कितने खा लिया? अनु ने खा लिया 2, रवि ने खा लिया 1, और मीरा ने खाया 1 और 1 2। तो मतलब 5 स्लाइसेस जो है ये टोटल खा चुके हैं तीनों मिलके। टोटल स्लाइसेस कितनी थी? 12। तो बचा कितना वो हमें बताना है। तो अगर टोटल स्लाइस है 12 और उसमें से 5 जो है वो खा चुके हैं, तो पीछे कितनी स्लाइसेस बची हैं? 7 स्लाइसेस बची हैं। लेकिन हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो 7 स्लाइसेस बची हैं 12 में से, तो 7/12 विल बी योर आंसर। फोर्थ इज, इफ ईच स्लाइस इज वर्थ 25 रुपीज, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पिज्जा ईटन बाय अनु। अनु ने कितनी स्लाइसेस खाई हैं? अनु ने खाई है 2 चीज की स्लाइस, 2 खाई है, और एक की कीमत है 25, तो 2 की कितनी हो जाएगी? ₹50। तो दैट शुड बी योर आंसर। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देने की, तो अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपका पेपर चैप्टर 4 5 या 3 में से आ रहा हो, तो आप हाफ ईयरली का पेपर जरूर देखना, उसमें आपको 1 से लेकर 5 तक सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, नो कीजिए और बोलिए हेलो। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।